नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की। और इस समय हमारे सामने चल रही है एक्सरसाइज 15। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा आपका एक्सरसाइज 15 और इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है कार्बन और उसके यौगिक। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कार्बन और उसके यौगिक, ये अध्याय का नाम है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर करें, क्या बनता है लकड़ी को आंशिक रूप से जलाते हैं। भाई जब लकड़ी को आंशिक रूप से जलाते हैं तो क्या बनता है, काली राख, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर कार्बन। नोट डाउन किया, आपको बताना है क्या बनता है। आगे, जलते दिए की लौ के ऊपर उल्टा चम्मच रखते हैं। तो भाई जब जलते दिए की लौ के ऊपर उल्टा चम्मच रखते हैं तो चम्मच का जो निचला सिरा है उसमें कालिक जमा हो जाती है, ठीक है। यह मोम के अपूर्ण दहन के कारण होती है क्योंकि चम्मच लौ को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है, जिससे कार्बन के कण बनते हैं जो कालिक के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कालिक, और इसी को हम बोल सकते हैं कार्बन। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपका, चीनी तथा सांद्र गंधक के अम्ल, जिसको कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जब मिलाया जाता है तो क्या निर्माण होता है। तो भाई आपको पता है कि जब चीनी मतलब जिसका फार्मूला होता है C12H22O11 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ मिलाया जाता है तो चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है और कार्बन यानी कि काली राख प्राप्त होती है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन तथा जल, कार्बन तथा जल। आगे चलेंगे, अब है आपका मोम को वायु की सीमित मात्रा में जब चलाते हैं तो क्या होता है। भाई देखिए, मोम को वायु की सीमित मात्रा में जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा कार्बन बनता है। तो यहां पर हम लिख देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, ये हमें प्राप्त होता है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तब क्या होता है। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अमोनियम साइनेट है इसका फार्मूला होता है CH4CNO। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा यूरिया बनता है और ये वोहलर संश्लेषण के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यूरिया, और जो यूरिया का फार्मूला होता है ये होता है NH2CO ठीक है। क्या होता है, NH2CO यहाँ पर नोट डाउन किया, NH2CO आगे चलेंगे, जानवरों की हड्डियों का भंजक आसवन किया जाता है। भाई जब जानवरों की हड्डियों का भंजक आसवन किया जाता है ऐसी स्थिति में अस्थि कोयला बनता है, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट और कार्बन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अस्थि कोयला, ऐसे नोट किया, अस्थि कोयला। और ये जो होता है ये होता है आपका कैल्शियम फास्फेट और कार्बन का मिश्रण। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कैल्शियम फास्फेट व कार्बन का मिश्रण। आगे चलेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 करें, कारण बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कारण बताना है। करें कि जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है उस जगह पर आंखों में जलन होती है, जबकि जहां गैस का चूल्हा जलता है वहां पर ऐसा नहीं होता। तो भाई इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जब लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी का अपूर्ण दहन होता है इससे धुआं और अन्य हानिकारक गैसें बनती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी कारण इन गैसों को जब आँख में या आँखों तक पहुँचती हैं तो क्या होती है, हमारी जलन होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, देखिए जगह बहुत कम है, हम मुँह से बोले दे रहे हैं, आप नोट डाउन करेंगे। लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी का अपूर्ण दहन होता है जिससे धुआं और अन्य हानिकारक गैसें जैसे
कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनती हैं, जिस गैसों के कारण या इन गैसों के कारण आंखों में जलन होती है, जबकि गैस के चूल्हे में गैस का पूर्ण दहन होता है, जिससे धुआं और हानिकारक गैसें नहीं बनती हैं। तो उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी के, शॉर्टकट में लिखे देना है, बाकी क्या लिखना है वो हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी के अपूर्ण दहन के कारण, लकड़ी के अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, सल्फर डाई ऑक्साइड का बनना। अब आगे है, हमें पेंसिल से कागज पर ठीक प्रकार से लिख पाते हैं किंतु कोयले से नहीं, ऐसा क्यों होता है? तो भाई देखिए, इसका भी उत्तर बड़ा है। पेंसिल की जो लीड ये ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट की परत संरचनादार होती है और परतें कमजोर वंडर वाल्स बलों से सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, लकड़ी के अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड निर्मित होने के कारण से। आगे हम पेंसिल से कागज पर ठीक प्रकार से लिख पाते हैं किंतु कोयले से नहीं, इसका कारण आपको बताना है। तो भाई इसका कारण हमारा ये है कि पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट एक परतदार संरचना होती है, ठीक है, और परतें कमजोर वंडर वाल्स बलों से जुड़ी होती हैं। लिखने पर ये परतें आसानी से टूटकर कागज पर एक निशान छोड़ती हैं। कोयले की संरचना कठोर और अनियमित होती है, जिससे वो कागज पर ठीक प्रकार से नहीं लिख पाती है। बड़ा उत्तर है, लेकिन उत्तर देने के लिए जगह बहुत ही कम छोड़ी गई है, इसलिए हमने जो उत्तर आपको बोला है वो आप उत्तर नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पर हम इसका कारण लिखेंगे कि इसका हम कारण लिखेंगे कि तो इससे संबंधित जो उत्तर था वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। पूर्ण उत्तर क्या था वो हमने बोल करके आपके सामने बताया था, और अन्य जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जगह किताब वालों ने बहुत ही कम दी गई है, किताब वालों के द्वारा बहुत ही कम दी गई है, इसलिए सही तरीके से उत्तर को यहाँ पर निरूपित नहीं किया जा सक रहा है। मैं उत्तर को मुजवानी बोल करके आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हीरा क्यों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? इसका उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है हीरा क्यों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो भाई आपको इसका जवाब देना है। तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है, और हीरे की क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मजबूत सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे एक बहुत ही मजबूत और त्रिविमीय जालक संरचना बनती है। इस मजबूत संरचना के कारण हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये इसका था सही उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि त्रिविमीय जालक संरचना के कारण, शॉर्टकट में हम लिखे दे रहे हैं। बाकी सही उत्तर है कि हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। हीरे की क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे एक बहुत ही मजबूत और त्रिविमीय जालक संरचना का निर्माण होता है। इस मजबूत संरचना के कारण हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मजबूत एवं, केवल शॉर्टकट में उत्तर लिख रहे हैं। सही उत्तर वो है जो हमने आपको बोल करके बताया, मजबूत एवं त्रिविमीय जालक संरचना के कारण
अगला प्रश्न है आपका, कोयले की खानों में विस्फोट क्यों होता है? ठीक है, तो भाई कोयलों की खानों में विस्फोट का कारण है मीथेन गैस। जब ये मीथेन गैस हवा के साथ मिलती है तो विस्फोटक मिश्रण बनाती है। खान में किसी भी चिंगारी या गर्मी के स्रोत से इस मिश्रण में विस्फोट हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर लिखेंगे। तो ये प्रश्न का सही उत्तर था जो मैंने यहाँ पर पूरा प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रश्न में किताब को मॉडिफाई करने वाले व्यक्ति के द्वारा जगह बहुत ही कम छोड़ी गई थी, इसलिए अधिकतर प्रश्नों का उत्तर मैंने मुँह जवानी दिया है। और उम्मीद है कि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पर ये उत्तर लिखेंगे तो आप वो पूरी बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप पे जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, करें निम्नलिखित खाली स्थानों में 6 कार्बनिक और 6 अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, अब जो 6 कार्बनिक पदार्थ हैं उनके नाम हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन मौजूद रहता है कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले नंबर आया आपका मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है आपका CH4। इसके बाद दूसरे नंबर में हम लिख सकते हैं एथेन का फार्मूला होता है C2H6। तीसरे नंबर में हम लिखेंगे प्रोपेन, फार्मूला होता है C3H8। और अगले नंबर में लिखेंगे ग्लूकोज का फार्मूला होता है आपका C6H12O6। इसके बाद आपका आया एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। फिर एसिटिक अम्ल और इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, चलिए भाई, इसी तरीके से अब हम अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखेंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आपका आ गया जल का फार्मूला होता है H2O। इसके बाद आपका आ गया नमक का फार्मूला होता है आपका NaCl। इसके बाद आपका आ गया अमोनिया, तो अमोनिया का फार्मूला है आपका NH3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे NH3। और इसके बाद आपका आ गया सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये फार्मूला हो गया आपका H2SO4। अब नंबर आया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और ये फार्मूला होता है आपका CaCO3। और फिर आपका आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में आपको लग रहा होगा कि कार्बन मौजूद है, लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये फिर भी अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फार्मूला होता है CO2। आगे चलेंगे, करें निम्नलिखित के एक उपयोग लिखिए। सबसे पहले आपका आया कि ग्रेफाइट। तो भाई ग्रेफाइट का उपयोग आपको बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल निर्माण में या पेंसिल की नोक निर्माण में। और जो दूसरा है वो हम एक और लिखेंगे स्नेहक के रूप में। अब इसके बाद है आपका कास्ट चारकोल। तो ये है आपका जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में। इसके बाद है जंतु चारकोल। तो चीनी को रंगहीन करने में, चीनी को रंगहीन करने में, चीनी को रंगहीन करने में। और इसके बाद है लैंप ब्लैक।
तो लैंप ब्लैक का उपयोग जो है वो शाही पॉलिश और पेंट निर्माण में, शाही पॉलिश और पेंट निर्माण में, पेंट निर्माण में। अब है आपका केरेमल, तो ये खाद्य पदार्थों में रंग और स्वाद मिलाने में, बालू है अभी। खाद्य पदार्थों में रंग व स्वाद मिलाने में। और इसके बाद आपका है हीरा, तो हीरा है कांच तथा चट्टानों को काटने में और आभूषण बनाने में। तो हमने एक एक की जगह कहीं कहीं पर दो दो जो इसके उदाहरण हैं उनको लिख दिया है। तो यहाँ पर लिख दिया आपका आभूषण निर्माण में, कामा कांच व चट्टानों को काटने में, कांच व चट्टानों को काटने में। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8, करें स्तंभ का को स्तंभ खा के साथ सुमेलित कीजिए। आप कुछ चीज़ें आपको स्तंभ का में दिए गए हैं और कुछ चीज़ें आपको स्तंभ खा में दिए गए हैं, इनको आपस में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए भाई मिलान करते हैं। स्तंभ का में हमें दिया गया है फुलरीन। ठीक है, अब फुलरीन स्तंभ खा की ओर किससे मिल, फुलरीन, तो फुलरीन जो है वो स्तंभ खा की किस चीज़ से मिलेगा, फुटबॉल जैसी संरचना से। तो इसको यहाँ पर मिला देंगे तीर के निशान के माध्यम से। इसके बाद फिर आगे चलेंगे। आगे आपका पेंसिल, तो पेंसिल किससे संबंधित हो सकता है, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। इसके बाद हीरा, तो हीरा जो है वो आपका कैसा होता है, पारदर्शी होता है, तो हीरे को पारदर्शी से मिलाएंगे। फिर इसके बाद है लैंप ब्लैक, तो लैंप ब्लैक में कार्बन 98% से 99% होती है, इसलिए इसको इससे मिला देंगे। अब है आपका मीथेन, मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसको सरलतम हाइड्रोकार्बन से मिला देंगे। और अंत में अकार्बनिक पदार्थ, तो अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की उपस्थिति ना रहे तो वो है आपका नमक, चूँकि नमक का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं उपर्युक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या क्या भर सकते हैं, कार्बन, घरेलू ईंधन और CH4 CO2 का मेल और द्रवित हाइड्रोजन और बॉयलर। सबसे पहले आया कि मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको कि LPG कहते हैं, किसके उदाहरण हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, घरेलू ईंधन के। तो यहाँ पर लिखेंगे घरेलू ईंधन। फिर आगे चलेंगे, गोबर गैस किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, तो CH4 + CO2। अब है ईंधन का आवश्यक अवयव है, तो ईंधन का आवश्यक अवयव क्या है आपका, कार्बन, तो यहाँ पर भर देंगे आप कार्बन। फिर है गन्ने की खोई का प्रयोग चीनी मिल के खाली जगह होता है, तो भाई गन्ने की खोई जो है वो चीनी मिलके कहाँ पर इस्तेमाल होती है, बॉयलर में, तो यहाँ पर लिख देंगे बॉयलर। आगे चलेंगे, अगला है रॉकेट ईंधन के रूप में खाली जगह का प्रयोग होता है, तो रॉकेट ईंधन के रूप में होता है द्रवित हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे द्रवित हाइड्रोजन। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं एक मोमबत्ती चित्रानुसार जलाइए और कह रहे हैं कि बारीकी से अवलोकन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। एक मोमबत्ती जल रही है, कह रहे हैं मोमबत्ती में क्या जलता है, मोम, धागा या दोनों। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी मोमबत्ती जलाई जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि मोमबत्ती में दोनों चीज़ें जलती हैं। धागा जलकर मोम को पिघलाता है और पिघला हुआ मोम वाष्पीकृत होकर के जलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मोम व धागा दोनों। आगे चलेंगे, अब है मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ किस अवस्था में होता है, ठोस, द्रव या गैस। तो भाई मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ गैस अवस्था में होता है,
मोमबत्ती का मोम पहले पिघलता है और फिर वाष्प बन करके जल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गैस अवस्था। और ऐसा क्या होता है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन आपको दिया गया वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।